हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तरी में आज का जो प्रश्न है वह आपके सामने है। प्रश्न हमारा कहता है, मेघदूत की जो कथा वस्तु है उसका निरूपण कीजिए। यानी मेघदूत का जो पूरा कथा वस्तु, उसका पूरे कथा वस्तु का निरूपण करना है। यह हमारा प्रश्न है। उत्तर यहाँ पे टाइप हुआ है दोस्तों। उत्तर दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। दोनों भाषाओं में यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए इस प्रश्न का उत्तर। तो इसको जरूर देखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूरे कथानक का निरूपण यहाँ पे करना है मेघदूत का। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न हो गए दोस्तों। तो यह हमारे प्रश्न हो गए। हम उत्तर की तरफ चलते। उत्तर क्या है? तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे मेघदूत के बारे में थोड़ा सा। तो मेघदूत की कथा वस्तु का निरूपण हम करेंगे। मेघदूत संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास की एक अनुपम काव्य रचना है। क्या है? एक अनुपम काव्य रचना है जो संदेश का परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। कौन सी परंपरा का? संदेश का, संदेश भेजने का जो परंपरा है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। इस काव्य की कथा वस्तु अत्यंत सरल होते हुए भी गहन भावनात्मकता, प्रकृति सौंदर्य और विरह वेदना से परिपूर्ण है। इसमें एक विरही यक्ष अपने प्रेम का संदेश मेघ के माध्यम से अपनी पत्नी तक पहुंचाता है। यह हमारी हो गया कथा की भूमिका। अब हम बढ़ेंगे। यहाँ पे यही पूछा है, कथानक का निरूपण करना है। ये इतना हो गया। अब हम हेडिंग के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। कथानक की पृष्ठभूमि सबसे पहले हम करेंगे। कथानक की पृष्ठभूमि, यह हमारी हेडिंग होगी। और उत्तर हमारा ये आपके सामने है। उत्तर है, कथा वस्तु का आरंभ यच से होता है। कथा वस्तु का आरंभ कहाँ से होता है दोस्तों? यच से। कश्चित कांता विरह गुरुरा यच से ही होता है। जो धन के देवता कुबेर का सेवक है, एक बार अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो जाता है, जिसके कारण कुबेर उसे दंड स्वरूप एक वर्ष के लिए रामगिरी पर्वत पर निर्वासित कर देते हैं। यह स्थान अत्यंत रमणीय है, परंतु अपनी प्रिय पत्नी से दूर होने के कारण यक्ष के लिए यह स्थान दुख का कारण बन जाता है। ठीक है। यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी से अत्यंत प्रेम करता है। उसके वियोग में वह दिन रात तड़पता है, उसकी स्मृतियों में डूबा रहता है। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता और वह केवल अपनी पत्नी के मिलने की आशा करता रहता है। तो यह हमारा होगा हेडिंग, कथानक की पृष्ठभूमि। कथानक उत्पन्न कहाँ से हुआ उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पे बताया गया है। आगे यह हमारा हो गया दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह बहुत जो प्रश्न है बहुत मेहनत से बनाया गया है। ठीक है। तो यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको हम जो है अच्छे से बनाए हैं। यह कथानक हो गया। अगला है प्रारंभिक श्लोक। तो यहाँ पे कथानक लिखेंगे तो कश्चित कांचा, क्योंकि यहाँ यच के बारे में बताया गया, उसकी कथा कहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे कश्चित कांता विरह गुरुरा जो है एक लाइन की दो पंक्ति को लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है पंक्ति को लिखने के बाद उसके अर्थ को भी हम व्यतीत कर देंगे। तो अर्थ आप लोग को पता है इसका, तो यह अर्थ भी आप लिख देंगे। एक बार अर्थ हम पढ़ देते हैं थोड़ा सा एक श्लोक का। इस श्लोक में यक्ष की स्थिति का वर्णन है। यह है कि वह अपनी प्रिया के विरह से व्याकुल होकर अपने कश्चित कर्तव्य से विमुख हो जाता है, जिसके कारण उसे श्राप मिलता है। ठीक है। तो कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारा प्रमत्ता सापेन स्तंग गमित महिमा वर्ष भोगे। कोई कश्चित है, कोई विरहरी है जो अपने कांता के विरह में व्याकुल है। वो अपने अधिकार से प्रमत्त कर लिया है और जिसके कारण उसके जो है शापेन स्तंग, उसको श्राप प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी स्तंग की जो उसकी महिमा था, गुण था, वह समाप्त कर दिया गया। और वर्ष भोगेर भर्तुआ जो है उसका स्वामी 1 वर्ष का श्राप देते। यह हमारा अर्थ लिखना है। ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। आगे जो दूसरी हेडिंग हमारा है वह है विरह वेदना का मार्मिक चित्र। तो कवि ने यक्ष के विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया। यह दूसरा हमारा हेडिंग है। मेघदूत की कथा वस्तु का मूल आधार विरह है। यक्ष की मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। वह अपनी पत्नी के बिना जीवन को निरर्थक अनुभव करता है। उसकी आंखों में आंसू है, हृदय में पीड़ा है और मन में केवल स्मृतियां हैं। कालिदास ने यक्ष की भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। यक्ष अपनी पत्नी के रूप, स्वभाव, प्रेम और उसके साथ बिताए हुए क्षणों को याद करता है। वह कल्पना करता है कि उसकी पत्नी भी
उसी प्रकार विरह में दुखी होगी जैसे और उसकी प्रतीक्षा करेगी। तो यह कल्पना करता है कौन? विरह वेदना का मार्मिक चित्र। तो कवि जो है यक्ष का जो विरह वेदना है बहुत कष्टपूर्ण है, तो वह कल्पना यह भी करता है कि वह दुखी है तो उसकी पत्नी भी क्या है, विरह की वेदना में बहुत दुखी होगी और उसकी क्या कर रही होगी, प्रतीक्षा कर रही होगी। ठीक है, तो यह हेडिंग है विरह वेदना का मार्मिक चित्र कालिदास ने यक्ष के माध्यम से किया है। आगे जो है तीसरी हमारी हेडिंग है, श्लोक यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। त्वाम आरूढ़म पवन पदवी उद्गलित तालकांता प्रेक्षते पथि भवत प्रेयसी नाम समूहा। तो यक्ष अपनी प्रिया कल्पना करता है, मेघ से कहता है जब तुम पवन मार्ग जाओगे तुमको स्त्रियाँ, वहाँ की स्त्रियाँ जो है पथि की वनिता, जो पथि की वनिता है तुमको देखेंगी। कैसे देखेंगी? तो अपने बालों को उद्गिलित तालकांता, अपने बालों को ऊपर करके तुमको देखेंगी। ठीक है, तो यह अर्थ हो गया। आगे हमारी तीसरी हेडिंग है मेघ को दूध बनाने की कल्पना। तो कवि जो है कालिदास ने मेघ को दूध बनाने की कल्पना कैसे ली, तो इसके बारे में। तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन जब यक्ष आकाश में एक विशाल श्यामल और सुंदर मेघ को देखता है तो उसके मन में क्या हो जाता है, एक अद्भुत विचार उत्पन्न होता है। वह उस मेघ को अपना दूध बनाकर अपनी पत्नी तक संदेश भेजने का निश्चय करता है। कौन? यक्ष। यक्ष मेघ से अत्यंत विनम्रता और प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है कि वह उसकी व्यथा को उसकी प्रिया पत्नी तक पहुंचा दे। वह मेघ के गुणों की प्रशंसा करता है, उसकी गति, उसकी विशालता और उसकी करुणा, और उसे इस कार्य के लिए उपयुक्त दूत मानता है। कौन? यक्ष। तो हेडिंग हमारी है मेघ को दूध बनाने की कल्पना। तो कल्पना वह करता है कि हम जो कब कल्पना करता है, जो आषाढ़ के प्रथम दिन आकाश में मेघ को देखता है तब वह ऐसी कल्पना करता है कि हम इसको दूध बनाकर भेजेंगे अपने पत्नी के संदेश को लेकर। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे श्लोक भी है। क्यों कहता है? क्योंकि मेघ जो है संतप्ता नाम त्वमसि शरणम तयो तदपयोद पियासाम संदेशम में हर धनपते क्रोध विश्लेषित तस्य। तो यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ भी है। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है वह दुखी जनों, जो मेघ है वह दुखी जनों के का सहारा है, अतः उसकी प्रिया तक उसका संदेश अवश्य पहुँचाए। तो कौन कहता है? यक्ष कहता है। ठीक है, तो इतना हो गया दोस्तों। अगली जो हमारी हेडिंग है वह पूर्व मेघ का मार्ग, यानी कि कथानक पूरा बताना है दोस्तों, तो उतना परिचय हो गया। अब हम पूर्व मार्ग यानी कि पूर्व मेघ का मार्ग वर्णन करना है। तो मेघदूत का प्रथम भाग पूर्व मेघ कहलाता है। इसमें यक्ष मेघ को अलकापुरी तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। यह मार्ग वर्णन अत्यंत विस्तृत, चित्रात्मक और काव्यात्मक है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? मार्ग अत्यंत विस्तृत, चित्रात्मक और व्याख्यात्मक बताया गया है। मेघदूत का प्रारंभ। तो मेघदूत मार्ग का वर्णन है, तो एक पॉइंट में हो गया। दूसरी हम जो है यहाँ पे यक्ष मेघ को बताता है कि वह रामगिरी से उत्तर दिशा की ओर बढ़े। क्या कहता है? वह रामगिरी से उत्तर दिशा की ओर बढ़े और विभिन्न पर्वतों, नदियों, वनों तथा नगरों को पार करता हुआ आगे बढ़े। इस यात्रा में वह विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी, उज्जैनी नगरी आदि स्थलों का उल्लेख करता है। किसमें? मार्ग में का। तो यहाँ पे हो गया। आगे है कालिदास ने इन स्थलों को कालिदास ने इन स्थलों का इतना सुंदर वर्णन किया है कि पाठक के मन में उन दृश्यों की सजीव छवि उभर आती है। प्रकृति का हर रूप, हरियाली, नदियों की धारा, पर्वतों की ऊंचाई, नगरों की शोभा अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे हिमालय का जो हिमालय राज्य है उसका उस है उत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागधीराज श्लोक है। ठीक है, तो श्लोक हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे यद्यपि यह श्लोक अन्य काव्य से प्रसिद्ध है, पर इसी प्रकार कालिदास ने, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इस भाग में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर दिखाई देता है। मेघ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की हरियाली, नदियों की कलकल ध्वनियाँ और नगरों की शोभा का अत्यंत जीवंत चित्रण किया जाता है।
तो यह जो है पूर्व मेघ का हो गया। आप अपने से भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हैं तो आप अपने से भी यहाँ पे पूर्व मेघ मार्ग का वर्णन डालकर अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूर्व मेघ का। अगला जो हमारा उत्तर मेघ का, तो उत्तर मेघ में भी कहा गया, तो उत्तर मेघ के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो यहाँ पे उत्तर मेघ के बारे में थोड़ा है। काव्य का दूसरा भाग उत्तर मेघ है। इसमें यश अपनी पत्नी को भेजे जाने वाले संदेश का वर्णन करता है। क्या है? अपनी पत्नी को भेजे जाने वाले संदेश का वर्णन करता है। यश वह मेघ को बताता है कि अलकापुरी पहुंचकर वह उसकी पत्नी को ढूंढे, जो अत्यंत सुंदर और पतिव्रता है। यश अपनी पत्नी की अवस्था का वर्णन करता है। वह विरह में क्षीण हो गई होगी, उदास होगी और उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। कैसे? फूलों को गिनकर। तो फूलों को गिनते हुए उसकी दिनों की प्रतीक्षा कर रही होगी। वो बहुत दुबली हो गई होगी, उसके बाल बिखरे होंगे, उसके कपड़े इधर होंगे, वो कई दिनों से नहाई नहीं होगी। इस प्रकार का कालिदास ने यक्षरी का वर्णन किया है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी हो गई होगी, तो तुम ऐसे देखना तो समझ जाना कि वह यक्षरी ही है। इतना लिखिएगा। आगे यक्ष मेघ से कहता है कि वह उसकी पत्नी को संतावना दे और वह यह बताए कि शीघ्र ही वह लौट आएगा। वह क्या करे? उसकी पत्नी को संदेश थी कि 8 महीना बीत गया, 4 महीना बाकी है, वह पुनः लौट आएगा। इस प्रकार जब तुम संदेश बताओगे तो वह जो है पति के मिलन से थोड़ा ही कम होगा, ऐसा यक्ष जो है कहता है। वह अपनी पत्नी के प्रति अपने अटूट प्रेम, उनकी याद और उनके साथ पुनर्मिलन की आशा को व्यक्त करता। वह कहता है आशा का ही बंधन जो है व्यक्ति को जीवित रखता है। ठीक है, तो इतना करिएगा। यहाँ पे श्लोक डालिएगा। यहाँ पे एक श्लोक है जनिता वाला, तो श्लोक को डालिएगा, इसके अर्थ को लिखिएगा। इस श्लोक में यह अपनी पत्नी की स्थिति का वर्णन करता है कि वह उसके बिना ऐसे है जैसे चक्रवाक पक्षी अपने साथी के बिना अकेला होता। तो उसी श्लोक के बारे में बताया गया है कि वह जो है दूर रहने पर ऐसा लगता है कि चकवा जो है चकवी से अलग हो गई है। ठीक है, तो श्लोक डालेगा अर्थ। अगली जो हमारी हेडिंग है वह है अलकापुरी और यक्षरी का चित्र। तो यहाँ पे हम अलकापुरी और यक्षरी का चित्र दिखाएंगे। उत्तर मेघ में अलकापुरी का अत्यंत भव्य और दिव्य चित्र मिलता है। यह नगर कुबेर की राजधानी है, जो स्वर्ग के समान सुंदर और समृद्ध होते हैं। अलकापुरी की थोड़ी सी हम विशेषता बताएंगे और यक्षरी का भी चित्र करेंगे। यक्षरी का चित्र भी अत्यंत कोमल और मार्मिक है। वह अपने पति के वियोग में दुखी है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी है, उसका मन व्याकुल है। यक्ष उसकी इस स्थिति की कल्पना करता है और उसे धैर्य रखने का संदेश भी देता है। तो अलकापुरी और यक्षरी का चित्र यहाँ पे हो गया, लिख दीजिएगा। यहाँ पे श्लोक लिख दिया, किस प्रकार वह पतली हो गई है, उसके ओठ किस प्रकार काले पड़ गए हैं, इस प्रकार की यह श्लोक लिखिएगा। चकित हरडी के समान हो गई है और निम्न नाभि हो गई। चकित हरडी प्रेक्षया निम्न नाभि मध्य छामा, वह श्यामल वर्ग की हो गई है। तो इस प्रकार के श्लोक को लिखिएगा। इसके अर्थ को देख लीजिए। अर्थ है, इस श्लोक में यक्षरी के सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रिया के रूप और उसके विरह की दशा दोनों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगला है हेडिंग प्रकृति और भावनाओं का समन्वय। तो प्रकृति और भावनाओं का समन्वय यहाँ पे एक साथ करेंगे। ठीक है, मेघदूत की कथा वस्तु की एक विशेषता यह है कि उसमें प्रकृति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत समन्वय है। मेघ केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं बल्कि एक संवेदनशील दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यक्ष की भावनाएं प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होती है। जहाँ जहाँ मेघ जाता है वहाँ वहाँ यक्ष की भावनाएं भी उसके साथ चलती है। इस प्रकृति और मानव हृदय एकाकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया 8वां है काव्य की विशेषता। तो काव्य की कुछ विशेषताएं भी होती हैं दोस्तों। यहाँ पे 5-6 विशेषताएं, जैसे सरल किंतु मार्मिक कथा वस्तु। क्या है? इस काव्य की सरल है लेकिन मार्मिक कथा वस्तु कैसी? मार्मिक है। विरह श्रृंगार का उत्कृष्ट चित्र है। जो विरह जो श्रृंगार है उसका उत्कृष्ट चित्र किया गया है। प्रकृति का सजीव एवं चित्रात्मक वर्णन किया गया है। कल्पना और भावनाओं की गहराई तक जाया गया है। संदेश का परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? परंपरा का श्रेष्ठ, ये विशेषता हो गया। उपसंहार हमें अच्छे से लिखना है, तो उपसंहार यहाँ पर देखिएगा। अंततः कहा जा सकता है कि मेघदूत की कथा वस्तु अत्यंत सरल होते हुए भी भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।
यह केवल एक पक्ष द्वारा अपनी पत्नी को भेजे गए संदेश की कथा नहीं, बल्कि प्रेम, विरह, आशा और संवेदनाओं का अद्वितीय काव्य है। तो यहाँ पे किसका है? प्रेम का, विरह का, आशा का और संवेदनाओं का अद्वितीय काव्य है। कालिदास ने इस काव्य में मानवीय भावनाओं को प्रकृति के साथ जोड़कर एक ऐसा अमर साहित्यिक कृति प्रस्तुत किया है जो आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है। मेघदूत की कथा वस्तु हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम दूरी और समय की सीमाओं को पार कर सकता है और अपने प्रिय तक पहुंचने का मार्ग स्वयं बना लेते हैं। तो यह रहा प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न हमारा एक था, उत्तर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको हेडिंग के माध्यम से आप लिखिएगा। पूछा है प्रश्न की तरफ चलते एक बार प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, मेघदूत की कथा वस्तु का निरूपण कीजिए। तो पूरा निरूपण यहाँ पे अच्छे से कर दिया गया है। कथा वस्तु की पृष्ठभूमि हो गई है, यहाँ पे श्लोक और भावार्थ है। फिर दूसरी हेडिंग है, विरह वेदना का मार्मिक चित्रण, उसका अर्थ और श्लोक दिया गया है। फिर मेघ को दूत बनाने की कल्पना कैसे किया गया, तो यहाँ पे उसका श्लोक और भावार्थ है। और पूर्व मेघ के मार्ग के बारे में बताया गया है। श्लोक एक लाइन की दी गई है और इसकी व्याख्या। फिर उत्तर मेघ का संदेश वर्णन है। तो यहाँ पे उत्तर मेघ का संदेश वर्णन हमने बताया, श्लोक और अगला हेडिंग है, अलकापुरी और यक्षिणी का चित्रण किया गया एक साथ। तो अलकापुरी यक्षिणी का चित्र भी देखिए। प्रकृति और भावनाओं का समन्वय, काव्य की विशेषताएं और अंत में उपसंहार। यह प्रश्न का उत्तर था। नीचे की तरह हम चलते हैं तो उसी प्रश्न का उत्तर संस्कृत में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेघदूतस्य कथा वस्तुना निरूपणम, जो है प्रश्न है, मेघदूतस्य कथा वस्तुना निरूपणम कुर्वन्तु। मेघदूत की कथा वस्तु का निरूपण कीजिए। तो उसी का जो है संस्कृत में, जो हम हिंदी में भी बता कर आए हैं दोस्तों, उसी का संस्कृत में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मेघदूतस्य कथा वस्तु निरूपणम किस प्रकार हेडिंग है और इसकी व्याख्या की गई है। मेघदूत महाकवि नाम कालिदास विरचितम प्रसिद्ध संदेश काव्यम अस्ति। अस्य कथावस्तु सरलापि तत्सति अति भावपूर्णया विरह वेदनया प्रकृति सौंदर्येण च समन्वित्वा अस्ति। अस्मिन् काव्ये एक विरही यक्ष मेघदूतेन स्वप्रियायै संदेशं प्रेषयति। ठीक है, यह हो गया। आगे हमारा हेडिंग है कथानकस की पृष्ठभूमि। कथानक की पृष्ठभूमि है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, संस्कृत में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। आगे श्लोक वही है चीज़ जो हिंदी में बताएं, उसी को संस्कृत में दोस्तों, कुछ परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आगे है विरह वेदना नाम मार्मिक चित्र। विरह वेदना का मार्मिक चित्र किया गया है। तो यहाँ पे विरह वेदना का मार्मिक चित्र है। ठीक है, आगे अगला हेडिंग हमारा है, मेघदूतस्य, जो है मेघस्य दूत कल्पना। मेघ की दूत कल्पना कैसे की गई, तो यह रही मेघ की दूत कल्पना। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा क्लास, तो हमने इसको बस थोड़ा सा किया है। इसको आप देख सकते हैं, अपने से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेघस्य दूत कल्पना हो गया। आगे है मेघदूत का मार्गवर्ण यहाँ पे है। तो मेघदूत का मार्गवर्ण संस्कृत में यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। आगे है उत्तर मेघ का संदेश वर्णन, इसको भी यहाँ पे लिया गया है। तो उत्तर मेघ का संदेश वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे जो है श्लोक है, फिर भावार्थ लिखा गया है। श्लोक और भावार्थ है। इसके साथ ही 7वां जो हेडिंग है वो है अलकापुरी में यक्षिणी का वर्णन। तो अलकापुरी में यक्षिणी का वर्णन किस प्रकार किया गया है, अति सुंदरी नगरी, इस प्रकार का यहाँ पे वर्णन है। श्लोक है, फिर प्रकृति और भावनाओं का समन्वय। अस्मिन काव्य प्रकृति, इस काव्य में किया गया है। तो प्रकृति और भावनाओं का समन्वय किया गया है किस प्रकार, यहाँ पे देखिए। और जो 9वां है वह है काव्यस्य विशेषता, काव्य की विशेषता। तो काव्य की विशेषता यहाँ पे दी गई है, सरलापि मार्मिक कथा वस्तु, विरह श्रृंगारस उत्कृष्ट प्रस्तुति, प्रकृति सौंदर्य सजीवन वर्णन, गाढ़ा कल्पना तथा भाव प्रवणता, संदेश काव्य परंपरा या श्रेष्ठ दृष्टांत है। यह हो गया। आगे हमारा है उपसंहार। तो उपसंहार ये आपके सामने है। उपसंहार को पढ़ देते हैं। उपसंहार है, अतः स्पष्टतः भवति यत् मेघदूतस्य कथा वस्तु सरला सती अपि भाव समृद्धा अस्ति।
एषा केवलं संदेश प्रेषण कथा न अपितु तु प्रेम विरह आशा न इति एतानां भावनानाम् अभ्युदय अस्ति। एवं कालिदास कृत मेघदूतम अद्यापि पाठकानां हृदय स्मृति। यद्यपि कालिदास का जो मेघदूत है आज भी पाठकों को हृदय को स्पर्श करती है और यह जो है अमर काव्य रूपेण प्रतिष्ठितम अस्ति। और जो यह जो है मेघदूत जो है एक अमर काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। तो यह रहा दोस्तों, इसको हम पूरा नहीं बताए हैं, हम थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए, आप इसको कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, जो भी आपको करना है आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर कर देते हैं, यदि आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले लीजिए, ठीक है। अगला हेडिंग है 6वां कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 6 नंबर, 5 नंबर का आगे है 4 नंबर का, आगे 2 नंबर है। अब जो है यहाँ पे उत्तर है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए दोस्तों। तो आज की कक्षा उम्मीद करती है प्रश्न आपको लोग को अच्छा लगा होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रश्न यही पूछा है, कथा मेघदूत की जो कथा वस्तु इसको निरूपित करना, उसको बताना है। तो कैसे बताना है आप अपने तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया इसके हिसाब से भी बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती है प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आप लोग हमारे चैनल को जो है लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।